आज हम देखेंगे MT6357CRV Redmi 9A के बोर्ड में किस तरह से काम करता है। इसका मतलब जिस भी फ़ोन में DDR4 रैम लगा होता है, यानी कि रैम अलग से लगी होती है मीडियाटेक के फ़ोन में, जिसके अंदर 6357CRV या MRV IC होती है और उसके साथ रैम अलग से लगा होता है, तो उसमें किस तरह से इस IC का सीक्वेंस होता है। सबसे पहले जो कॉमन चीज़ें होती हैं इसके अंदर वो हम ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है इसके बारे में। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं CRV का तो पहले जाके आप उन्हें देखें, उसके बाद आप इसे समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे SMPS के अंदर एक रजिस्टर के थ्रू ये VBus सप्लाई इंटर करता है और बार बार यहाँ पे कम से कम 5 बार ये VBus सप्लाई इसके अंदर इंटर करेगा, VPH सप्लाई इसके अंदर इंटर करेगा, जिसको हम लोग मीडियाटेक में V सिस्टम के नाम से जानते हैं। 3.2 वोल्ट टू 4.2 वोल्ट इसका वोल्टेज लेवल होता है। ये जो रजिस्टर है ये SMPS के अंदर जाता है, स्विच मोड पावर सप्लाई के अंदर, इस पावर IC के। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये रजिस्टर की वोल्टेज यहाँ IC के अंदर नहीं होती है क्रॉस करके, तो ये IC शॉर्ट हो जाता है। जैसे आप चार्जिंग प्लग इन करेंगे IC शॉर्ट हो जाएगी। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको पिछले क्लास में, जो कि CRV का लेक्चर है, आप जाकर उसे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा VPH पावर एंट्री होते ही यहाँ पे आपको बताया गया था कि यहाँ पे 5 कॉइलें लगी होती हैं। तो ये 5 कॉइलें भी हमारा सेम टू सेम जैसा उसमें है वैसा ही यहाँ पे भी होने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन इसके अंदर जो चेंज होने वाला है उसे हम आपको अभी ड्रॉ करके जो है वो ईजिली समझाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा जो V प्रोसेसर सप्लाई होता है आप लोगों को पता ही होगा, V प्रोसेसर सप्लाई 0.8 वोल्ट होता है, ये ऑन होता है। उसके बाद हमारा V कोर सप्लाई होता है जो कि 0.8 वोल्ट होता है, ऑन होता है। उसके बाद हमारा V मॉडेम होता है। उसके बाद हमारा VPA APT होता है जो कि ऑफ होता है, APT पावर जो होता है वो ऑफ होता है। इसके बाद यहाँ पे हमारा VS1 बनता है जो कि इसका हायर LDO होता है। यही हायर LDO हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 वोल्ट की ये सप्लाई होती है, मॉडेम सप्लाई भी 0.8 वोल्ट होता है। और APT पावर जब बनता है तो ये 3.7 वोल्ट तक जाता है। नेटवर्क जब आएगी 4G की तभी ये वोल्टेज बनता है। वैसे तो इसका वोल्टेज लेवल 0.3 पर ही रहता है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन जब कॉल करोगे आप या नेटवर्क का स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो ये वोल्टेज बढ़ेगी। लेकिन ये वोल्टेज तब बनता है जब हमारा फ़ोन ऑन होगा। अभी अगर हमारा फ़ोन डेड है और हम चार्जर लगा के बैटरी लगा के चेक कर रहे हैं तो हमें इन सभी सप्लाइयों को चेक कर सकते हैं, हमें ये सारी सप्लाइयाँ प्राप्त होंगी, लेकिन APT पावर पे कोई भी वोल्टेज नहीं होगा। अगर ये सारी पावर नहीं प्राप्त होती हैं, कोई भी आउटपुट नहीं जनरेट करता है पावर IC, तो उसका केस अलग होता है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये जो कॉइल पावर है इसको हम लोग V रेगुलेटेड 1 बोलते हैं, वीरेज 1 बोलते हैं। तो V रेगुलेटेड 1 की सप्लाई हमारी ड्रॉ की जा चुकी है। इसके बाद हमारा यही VS2 सप्लाई जो है ये एक छोटी सी IC के अंदर जाती है, जैसा कि हमने बताया था। VS1 सप्लाई जो है यानी कि जो हायर LDO है VS1, ये एक छोटी सी IC के अंदर जाता है, उसके पिन नंबर 1 पर उसको इनेबल करता है, जो कि VS2 की IC होती है, VS2 सप्लाई की IC होती है, जहाँ से हमारा VS2 सप्लाई जनरेट होता है, यानी कि लोअर LDO जनरेट होता है। VS2 1.35 वोल्टेज, ये हमारा सेम टू सेम वैसा ही है जैसा हमने Redmi 6A के अंदर देखा था। यहाँ पे एक डिवाइडर बनता है और ये फीडबैक इसको मिल जाता है, और ये जो VS2 सप्लाई बनती है ये पूरा इसके अंदर फीडबैक में आ जाती है। तो यहाँ पे इसका 2 फीडबैक होता है, ये ऑलरेडी हमने इतना पढ़ रखा था। इसका एक पावर गुड की TP होगी, पावर गुड जिसपे 4 वोल्ट आएगा, और इसमें एक पिन हमारा जो होगा वो ग्राउंड होगा, यहाँ पे एक पिन इधर VPH लगा देते हैं, ये हमारा यहाँ पे V सिस्टम आएगा। तो इसका इनपुट जो है वो V सिस्टम है, इस IC का इनपुट जो है वो V सिस्टम है, और यहाँ से इनेबल जो यहाँ को इसको जो इनेबल कर रहा है वो हायर LDO है। ये हायर LDO जाके इसे इनेबल करेगा तो इसकी कॉइल पर VS2 सप्लाई बन जाएगी। यही VS2 सप्लाई 2 रजिस्टर से डिवाइडर सर्किट बना के थोड़ी सी जो वोल्टेज होगी 0.4 ड्रॉप करके वो वोल्टेज इसको फीडबैक के रूप में मिल जाती है, और पूरी सप्लाई भी एक बार इसके अंदर फीडबैक के रूप में मिल जाती है। उसके बाद ये VS2 सप्लाई और ये VS1 सप्लाई, ये दोनों सप्लाई इसी IC के एक अदर सेक्शन जिसको हम लोग V रेगुलेटेड 2 बोलते हैं उसके अंदर इन करता है, और एक बार VPH पावर भी इन करता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं V सिस्टम यानी VPH पावर, हायर LDO यानी कि VS1 और लोअर LDO यानी कि VS2
ये दोनों वोल्टेज जो है 2 वोल्ट और 1.35 वोल्ट होगा, और ये VPH पावर 3.7 वोल्ट होगा। उसके बाद यहाँ से ढेर सारी LDOs पावर जो है जनरेट होंगी, जो कि कई तरह की सेक्शंस में जो है इन होती हैं। हमने यहाँ पे केवल 4 लाइनें ही बनाई, ये लाइनें लगभग 20 से 22 लाइनें होती हैं, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट सप्लाई है वो हमारा VIO 18 PMU पावर मैनेजमेंट यूनिट, यानी कि VIO 18 PMU का मतलब है कि पावर IC से बन रहा है, और 18 PMU जो है 1.8 वोल्ट है, 18 लिखा है तो 1.8 वोल्ट है। तो ये वोल्टेज हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि VRAGE 2 के अंदर है। ये हमारा VRAGE 2 का सेक्शन है। VRAGE 2 यानी VRegulated 2 का आउटपुट है। तो हमने यहाँ पे देखा VRegulated 1 जो कि कॉइल पावर है, और VRAGE 2 जो कि LDO पावर है 1.8। तो हमने VS2 IC को कंप्लीट किया, उसके बाद हमारा ये 1.8 बना। इसके बाद जो नेक्स्ट वोल्टेज बनेगा वो हमारा VA12 की IC होगी। तो यहाँ पे एक छोटी सी IC होगी जो कि 6 पिन की होगी, 6 पिन की ये IC होगी। इसमें हमारा V सिस्टम पावर इन होता है, यानी VPH पावर। यहाँ पे एक कैप होगा जिस पे आप चेक कर सकते हो, और ये हमारा इसका लोअर LDO है 1.35 वोल्टेज VS2, और ये इसका ग्राउंड पिन है। यहाँ से इसको इनेबल किया जा रहा है। ये पावर IC इसको एक इनेबल सिग्नल भेजेगी, लिखा होगा उस पर एक्सटर्नल PMIC EN2 4 वोल्ट की ये सप्लाई होगी, जाके इस IC को इनेबल करेगी, और ये वोल्टेज बनेगी सीधा। एक कैपेसिटर यहाँ लगा होगा, उस कैपेसिटर पर आप चेक कर सकते हो VA12। ये IC जो है VA12 IC है, VA12 की वोल्टेज बनेगी। यहाँ पे जो लोअर LDO है ये इसका जो नाम लिखा होता है एक्सटर्नल VS2, एक्सटर्नल PMIC VS2 लिखा होता है, एक्सटर्नल PMIC VS2 लिखा होता है। यहाँ पे एक्सटर्नल बक फॉर VS2 ऐसा लिखा होता है, तो VS2 लिखा होगा यहाँ पे, एक्सटर्नल बक फॉर VS2, एक्सटर्नल बक फॉर VS2, एक्सटर्नल बक फॉर VS2 इस IC पे लिखा होता है, जो कि VS2 सप्लाई जनरेट करता है। और यहाँ पे लिखा होता है VA12 LDO फॉर VA12, LDO फॉर VA12 यहाँ पे लिखा होता है। ये VA12 सप्लाई बन के जो है हमारा CPU को चली जाएगी। इसमें से कौन कौन सी सप्लाई CPU में जाती है? प्रोसेसर की सप्लाई CPU में जाएगी, कोर सप्लाई CPU में जाएगी, मॉडम सप्लाई CPU में जाएगी, और हायर LDO CPU में नहीं जाती है। APT सप्लाई 4G RF के अंदर जाती है, 4G RF। और जो हायर LDO है वो लोअर LDO IC के अंदर जा रही है। ये LLDO IC के अंदर है, VS2 IC है, ये VS2 IC को इनेबल करती है ये। फिर ये भी जो वोल्टेज बनेगा इसका आउटपुट में इनेबल होने के बाद VS2 IC अपना वोल्टेज बनाएगा। VS1 से VS2 बना, VS2 से VA12 बना। लेकिन IC को इनेबल, VA12 IC को इनेबल करता है पावर IC, जो कि एक फिक्स टाइमिंग पर होता है, और टाइमिंग से पहले आप इसको जनरेट नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपका CPU वर्क नहीं करेगा। अगर इस सप्लाई को आप बाईपास करते हो तो आपका नॉट रिकॉग्नाइज का प्रॉब्लम आने लगेगा। इसलिए आप इस CPU को इस सीक्वेंस में ही ये वोल्टेज को आपको बनवाना है, जिससे कि CPU को ये वोल्टेज एक फिक्स टाइम पर मिल सके। तो ये इसका एक छोटा सा सीक्वेंस था जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था। अब इसके अंदर क्या होगा, DDR4 लगा है, इसके अंदर रैम का चेंज आ जाएगा। बस 9A में जब ये लगेगी IC तो उसके अंदर चेंज, इतना तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था। अब इसके अंदर जो चेंज आएगा वो रैम का चेंज आएगा। वोल्टेज अभी हमने एक्सप्लेन किया, पावर क्लॉक लाइन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं। पावर क्लॉक लाइन सेम टू सेम होगा 6A की तरह, जैसा हमने इससे पहले वाले क्लास में दिया था। स्लिप क्लॉक, बेसबैंड क्लॉक, सीरियल क्लॉक 0 इनेबल आएगा, सिस्टम रीसेट जाएगा और वॉच डॉग आएगा। ये सारी चीज़ें फिक्स है, उसके जैसे ही है। लेकिन यहाँ पर रैम की 2 ICयाँ लग जाएंगी छोटी छोटी, एक 15 पिन की ये दोनों ICयाँ होती हैं, 15 पिन की इस तरह से। और ये दोनों ICयाँ एक दूसरे से रिप्लेसेबल होती हैं, यानी इनको आपस में रिप्लेस किया जा सकता है एक दूसरे से। अब इसमें क्या होता है कि दोनों ICयों के आउटपुट लाइन में ऐसे कॉइल लगे होते हैं, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ से, इस तरह से। अब इनका पूरा मैटर समझो आप, इनका पूरा मैटर समझो। ये क्या है, एक जो होता है ये हमारा D रैम बनाता है, D रैम पावर बनाता है 1.1 वोल्टेज, और एक बनाता है VDDQ जो होता है यहाँ पे,
0.6 वोल्ट होता है, 0.6 वोल्ट होता है, जो कि लो पावर DDR4 के लिए होता है, लो पावर DDR4X के लिए होता है। यानी कि DDR4 की जो रैम लगी होती है उसके लिए VDD-Q वोल्टेज जो होता है वो 0.6 होता है। इस रैम के बारे में हम अलग से भी एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा DDR3 का रैम का वोल्टेज का रिक्वायरमेंट क्या है और DDR4 के रैम के वोल्टेज का रिक्वायरमेंट क्या है, वो हम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम बताते हैं कि DDR4 रैम लगा होता है इसमें, तो दो वोल्टेजेस बनती है, एक डी रैम VD रैम और एक LPDDR4X। तो VD रैम होता है 1.1 वोल्टेज और LPDDR4X जो होता है VDD-Q होता है वो, जो कि 0.6 बनता है। अगर यही DDR3 रैम लगा होगा उस फ़ोन में, तो ये दोनों आईसीयों का वोल्टेज लेवल जो है एग्जैक्ट सेम होगा, 1.1 दोनों में होगा। VDD-Q भी 1.1 होगा और डी रैम जो होता है इसको VDD-2 बोला जाता है, डी रैम को VDD-2 बोला जाता है। तो VDD-2 भी जो है 1.1 होगा और VDD-Q भी 1.1 होगा। लेकिन यहाँ पे अभी DDR4 लगा है इसलिए 0.6 बनेगा। और इन दोनों को इनेबल कौन करेगा? इन दोनों को तो पहले VPH पावर मिलती है, VPH पावर इन दोनों को मिलेगी, V सिस्टम इन दोनों को इनेबल एक ही लाइन से कर देता है आईसी। इन दोनों को इनेबल मेन पावर आईसी हमारा करता है, जो कि एक्सटर्नल PMIC। ध्यान देना आप, यहाँ पे EN2 लिखा है, यहाँ पे EN1 लिखा होगा। ये भी 4 वोल्ट की सप्लाई होती है जो इन दोनों आईसीयों को एक साथ इनेबल करती है। पहले इनेबल 2 बनता है फिर इनेबल 1 बनता है। इन दोनों आईसीयों को जैसे इनेबल 2 बनेगा पूरा पावर सीक्वेंस कंप्लीट होगा और तुरंत रैम की वोल्टेज बन जाएगी। तो VD रैम जो है वो VDD-2 है, जो कि रैम की VDD वोल्टेज है, डी रैम पावर जिसे बोलते हैं। और LPDDR4X रैम में स्पेशल वोल्टेज 0.6 VDD-Q बनती है। तो VDD-Q है ये, ना कि VCC-Q है। अब ध्यान देना, VCC-Q जो होता है eMMC का होता है, जो कि 1.8 होता है। ये रैम का है VDD-Q, जो कि 0.6 है। तो ये दोनों आईसी एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि आप कहोगे कि ये आईसी तो 0.6 बना रही है, ये आईसी तो 1.1 बना रही है, तो फिर कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? तो मैं बता दूं, इन दोनों के अंदर I2C सर्किट कनेक्टेड होती है, जो कि हमारा CPU से कनेक्शन होता है, और इन दोनों के अंदर फीडबैक लाइन होती है। तो उससे ये दोनों आईसियाँ जो हैं कन्फिगर हो जाती हैं कि इसके अंदर कौन सा रैम लगा हुआ है। उन सर्किट के बारे में हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, वो एक सेक्शन होगा जो आपको चेक करना होता है स्कीमेटिक के थ्रू कि कौन से बॉल पे कौन सा सप्लाई कनेक्टेड है, एंट्री हो रही है नहीं हो रही है। और यहाँ पे मैं इसका बस फीडबैक बना देता हूँ, इसका फीडबैक यहाँ पे आएगा और ये जो VDD-2 बना है इसका भी फीडबैक यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से इसकी फीडबैक होती है। मेरा मेन मकसद था ये समझाना कि ये दोनों इनेबल काम करते हैं इसके अंदर। लेकिन CRV जब ये 6A में लगा होता है तो केवल एक इनेबल बनता है, एक इनेबल नहीं बनता, दूसरा एक्सटर्नल PMIC EN1 नहीं बनता। ये मेन मैटर ये था, क्योंकि आगे चल के हम इसी को समझने वाले हैं। अपडेट होगा ये 5G में, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये एक आईसी को जाके इनेबल करेगा, एक आईसी को ये इनेबल करेगा, एक आईसी को ये इनेबल करेगा, 2 पावर आईसी और लगी रहेगी, 3 पावर आईसी रहेगा मीडियाटेक में। तो ये दोनों इनेबल एक पावर आईसी को इनेबल करेगी वहाँ पे। अभी फिलहाल में क्या कर रहा है, इनेबल 2 जो है वो हमारा VA12 बना रहा है और इनेबल 1 जो है हमारा रैम वोल्टेज बना रहा है। तो वहाँ पे भी ऐसा होगा कि इनेबल 1 जिस आईसी को ऑन करेगा वो आईसी रैम वोल्टेज बनाएगी 5G फ़ोन में। तो हम आगे पढ़ेंगे वो चीज़। अभी फ़िलहाल यहाँ पे हमारा जो है इनेबल 1 और इनेबल 2 यही एक्स्ट्रा हो गया बस। तो ये रैम की वोल्टेज यहाँ पे एक्स्ट्रा बन गई, जैसा कि आपने पिछले वाले में देखा था ना, Redmi 6A में जो हमने दिखाया था CRV के बारे में। तो वो CRV में ये रैम की वोल्टेज नहीं बनी थी। क्यों नहीं बनी थी? क्योंकि उसके अंदर DDR3 लगती है और DDR3 में जो ये 1.1 बनता है ये VRAS-2 में बन जाता है। पावर आईसी की VRAS-2 से ही 1.1 का यूज़ कर लिया जाता है रैम की वोल्टेज के लिए। लेकिन जब DDR4 लगता है तो रैम अलग से लगता है, या तो CPU के ऊपर लगता है या तो बगल में लगता है। जैसे आपका Redmi 9A में है तो उसके लिए आपको ये 2 अलग आईसीयों की रिक्वायरमेंट होती है। ये अक्सर आपको इन्फिनिक्स के फ़ोनों में भी दिखते हैं, टेक्नो के फ़ोनों में भी इस तरह से 2 आईसियाँ दिखेंगे जो कि 15-15 पिनों की होती है, उनके बगल में एक कॉइल होता है। तो ये पूरा पावर रहा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। स्लिप क्लॉक, बेसबैंड क्लॉक, सीरियल क्लॉक इनेबल 0 और सिस्टम रीसेट और वॉच डॉग, जैसा 6A में पढ़ा था आपने इससे पहले वाले क्लास में। MTK के CRV का वीडियो आप जाके देख लो, उसमें जैसा था सेम टू सेम इसमें भी है। तो जैसा उसमें था वैसा यहाँ पे भी सेम टू सेम होगा। तो उन लाइनों को हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं करते हैं, क्योंकि आपके पास वो ऑलरेडी ड्रॉ होगा
अगर आपने वो वाले लेक्चर को, वो वाले CRV की वीडियो को देखा था, इससे पहले जस्ट जो वीडियो होगा उसे आपने अगर देखा है तो आपको यहाँ पे वो लाइनों को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेम टू सेम वहाँ पे भी यही फंक्शन होगा। पहले यहाँ से स्लिप क्लॉक जाएगा CPU में, फिर CPU से सीरियल क्लॉक इनेबल 0 आएगा, फिर बेसबैंड क्लॉक जाएगा, फिर सिस्टम रीसेट जाएगा, फिर CPU से वॉच डॉग आ जाएगा। यानी कि टोटल ये 3 4 5 लाइनें हैं वो उसमें जो ड्रॉ की गई हैं वहाँ पे, यहाँ पे भी आप उसको ड्रॉ ईजिली कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे दिखा कि ये दो रैम की वोल्टेज, जो DRAM और LPDDR4X की VDD-Q, ये दो वोल्टेजेस VDD2 और VDD-Q एक्स्ट्रा यहाँ पे अलग अलग आईसीओ से बनवाई जा रही है, और उन आईसीओ को इनेबल कौन कर रहा है? मेन पावर आईसी CRV ही इनेबल कर रहा है। तो इन्हीं चीज़ों को हमें स्कीमेटिक पर देखना है, और ये हमारा पूरा पावर, इतना पावर बनता है 9A में, जो कि इंपॉर्टेंट पावर है। अगर इसके बाद आपका क्लॉक लाइन, बेसबैंड क्लॉक लाइन और रीसेट लाइन और वॉचडॉग लाइन, ये 4 लाइनें अगर आपकी सही है तो फिर आपका फ़ोन जो है पावर लेवल पे पूरा परफेक्ट है, और आपका रैम की वोल्टेज भी फ्रेश है। रैम अगर आपका सही रहा, MMC सही रहा, तो फ़ोन ऑन हो जाएगा। तो इसको किस तरह से रिपेयर करना चाहिए वो हम आगे देखेंगे, और अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो है आपको स्कीमेटिक के ऊपर देखना होगा कि ये रैम की सेक्शंस जो दिख रहे हैं आपको 2 एक्स्ट्रा, ये किस तरह से स्कीमेटिक में देखते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी देख रखी है, एक बार हम और इसको रिवीजन कर देंगे। 9A के स्कीमेटिक के ऊपर भी दिखा देंगे आपको इन सारी चीज़ों को, जिससे आपको ये दोबारा रिवीजन हो जाएगा आपका, और ये आपको एक्स्ट्रा जो दिख रहा है ये आपको भी इसमें 9A के स्कीमेटिक में दिख जाएगा। तो चलिए चलते हैं स्कीमेटिक के ऊपर, और वहाँ पे देखते हैं कि ये रैम की सप्लाई को किस तरह से स्कीमेटिक के अंदर दिखाया गया है। तो यहाँ पे हमने Redmi 9A का बोर्ड और बोर्ड लेआउट और स्कीमेटिक डायग्राम ओपन कर रखा है, और इसके अंदर हमें देखना है कि यहाँ पे जो CRV IC दिख रही है U201-201, यहाँ पे इसकी क्रिस्टल लगी हुई है, और इसमें टोटल कॉइल कितने हैं? 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, और एक यहाँ पे छोटी सी IC दिख रही है 8 पिन की, जो VS2 की है। तो यहाँ पे 5 कॉइल जो हो गए वो इस IC से कनेक्टेड होंगे, और ये जो हमारा U1402 दिख रहा है 1402, ये इस IC ये कॉइल 1401 से कनेक्टेड है। ये इसका आउटपुट लाइन है जिसमें VS2 सप्लाई बनता है, यानी लोअर LDO बनता है, और यहाँ पे हायर LDO बनता है। तो चलिए इस IC का कोड जो है हम, तो देखा आपने यहाँ पे इस IC का कोड हम कॉपी करेंगे, लेकिन आपने देखा यहाँ पे कि हायर LDO इस कॉइल पर बन रहा है यहाँ पे। अब ये कैसे पता चला है? इसको सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा, और ये लोअर LDO की IC है, और यहाँ पे इसका कॉइल है। इस लोअर LDO को आप हटा दो, इस IC को हटा दो, और इस कॉइल का एक जंपर उठा के इस कॉइल से कर दो, तो आपका लोअर LDO की जो ये IC है वो बाईपास हो जाती है, ठीक है। या फिर इस IC को हटा के इसका पिन नंबर 1 जो है वो पिन नंबर आउटपुट कॉइल वाले जो कनेक्टेड पिन होंगे उससे आपको ऐड कर देना, यानी कि इस कॉइल का कनेक्शन जिस पिन पर है उस पिन का कनेक्शन जो है यही होगा पिन नंबर 1, यहाँ नोजकट है, और इसका कनेक्शन इस कॉइल से कर देना आपको। ये IC बाईपास हो जाएगी, और इस IC को रिमूव जरूर करना है। तो आपका यहाँ पे दिख रहा है U201, ये हमारा पावर IC है, जो कि ये हमारा दिख रहा है, और ये हमारी VS2 IC है जो हमने अभी देखा बाईपास करने के लिए। तो चलिए U201 को हम यहाँ पे स्कीमेटिक के अंदर टाइप कर लेते हैं और सर्च करते हैं। तो सर्च करते ही IC हमारा सामने आ जाएगा। इसका D सेक्शन है ये, जो कि ऑडियो सेक्शन है। तो हम अगेन एक बार सर्च करेंगे। ये हमारा इसका LDO सेक्शन है। CRV वाले क्लास में हमने इसका देख रखा है कि ये LDO VRES2 का काम करता है, जिसमें से हमारा VIO18 PMU की जो वोल्टेज है, VIO18 PMU, ये इम्पॉर्टेंट है, और इसको एक सेंसर पैड से कन्वर्ट करके AVDD18 SoC में कन्वर्ट किया गया है। तो ये VIO18 PMU जो आपका इम्पॉर्टेंट वोल्टेज है इस V रेगुलेटेड 2 सेक्शन का। यहाँ पे कुछ आपको एक्स्ट्रा भी दिख रहा होगा, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा ऊपर लेफ्ट साइड में जो इनपुट हो रहा है और राइट साइड से आउटपुट हो रहा है। तो ये जो लेफ्ट साइड में इनपुट हो रहा है VS1 यानी हायर LDO, VS2 यानी लोअर LDO, VPH V सिस्टम। तो हायर LDO, लोअर LDO और V सिस्टम VRES2 में एंट्री करता है और ढेर सारी LDOs में टूट जाता है, जिसमें से VIO18 हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको कुछ रेफरेंस वोल्टेज और डिजिटल वोल्टेज दिख रहा है, जो कि यही VIO18 PMU जो है जो बनता है इस फ़ोन से, वही VIO18 PMU यहाँ पे इन करता है, और यहाँ से एक डिजिटल वोल्टेज बस आउट करता है। ये कहीं कनेक्टेड नहीं होता है, बस यहीं पे आउट करेगा, और यहाँ से एक रेफरेंस वोल्टेज भी हमें यहाँ पे बस आउट करेगा, जो कि 2.8 वोल्ट के समथिंग होता है। तो इसका यूज़ कहीं नहीं है, बस आपको यहाँ पे ये कैपेसिटर वगैरह शॉर्ट नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपका फ़ोन जो है डेड हो जाएगा। डिजिटल लेवल पे पावर IC ऑन नहीं होगी, और सारी वोल्टेजेस में फ्लैक्चुएशन भी आ सकता है, या फिर आपकी पावर IC ऑन नहीं होगी, ऐसा कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। तो उस टाइम आपको इस
रेफरेंस वोल्टेज और डिजिटल वोल्टेज की कैपेसिटर को चेक कर लेना चाहिए जब आपकी पावर आईसी आउटपुट जनरेट नहीं करती है। तो वैसे हम आगे बात करेंगे कि जब आउटपुट जनरेट नहीं करता है तो हमें क्या करना चाहिए, और जब वोल्टेज में फ्लैक्चुएशन होता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये इसका बी सेक्शन है जो कि वीरेज 2 का आया एलडीओ का। अभी हम एक बार और सर्च करेंगे तो ये इसका वीरेज 1 है जो कि कॉइल कनेक्टेड है यहाँ पे। वी प्रोसेसर, वी कोर, वी मॉडम, वी पी एपीटी सप्लाई 4G RF की है ये जो ऑफ रहती है, और ये VS1। तो आप शुरू से देखो यहाँ पे SMPS लिखा हुआ है यहाँ पे, वी सिस्टम SMPS, वी बक कंट्रोल। इसके अंदर यहाँ पे VPH पावर एक रजिस्टर के माध्यम से इन कराया जा रहा है। अगर ये रजिस्टर ओपन हो जाता है या ये वोल्टेज को ड्रॉप करके आगे भेजता है पावर आईसी के अंदर, तो इसका SMPS सेक्शन ऑन नहीं होगा, जिससे क्या होगा, जैसे आप चार्जर प्लग इन करोगे VS1 की लाइन पर शॉर्टिंग आ जाएगी, और आप आईसी रिमूव करोगे शॉर्टिंग हट जाएगी, दूसरी आईसी लगाओगे शॉर्टिंग सही हो जाएगी, रीडिंग ओके आएगा 400 का, रिवर्स बायस में डायोड वैल्यू ओके आएगा। लेकिन जैसे आप चार्जर प्लग इन करोगे फिर से यहाँ पे शॉर्ट सर्किट आ जाएगा जो कि फुल शॉर्ट शो करेगा। तो आईसी जब आप लगाओगे तब आपकी आईसी शॉर्ट होकर ख़राब हो जाएगी। उस टाइम आपको इस रजिस्टर को बाईपास करना होगा, इस रजिस्टर को आपको शॉर्ट कर देना है बस, यानी कि पिन नंबर 1 को 2 से कनेक्ट कर देना है, या फिर आप चेंज कर सकते हो 0 ओम या 1 ओम के रजिस्टर से, जो कि कनेक्टिविटी बीप के साथ यहाँ पे शो करता है। तो यहाँ पे वी प्रोसेसर के लिए लेफ्ट साइड में इनपुट हो रहा है, राइट साइड में आउटपुट हो रहा है। यहाँ पे भी वी कोर की जो वोल्टेज है सीपीयू की मेन कोर वोल्टेज, वो यहाँ पे इन हो रहा है, यहाँ पे आउट हो रहा है। तो हम सब सेक्शन आगे समझेंगे कि ये कोर क्या है, मॉडम क्या है। यहाँ पे मॉडम सेक्शन की वोल्टेज इन हो रही है, यहाँ से मॉडम की वोल्टेज आउट होती है। मीडियाटेक में मॉडम की वोल्टेज ऑलरेडी पहले ही बनती रहती है। जब डेड फ़ोन को आप टेस्ट करोगे तो चार्जर लगा के जब आप चेक करोगे तो आपको वहाँ पे मॉडम सप्लाई देखने को मिलेगा जो कि 0.8 वोल्ट होगा। VPA APT सप्लाई आपको देखने को नहीं मिलेगा। VS1 2 वोल्ट की हायर LDO है, तो जैसा हमने देखा था सेम टू सेम वैसा ही है ये। अब इसी VS1 को कॉपी करेंगे हम यहाँ से, और जब हम सर्च करेंगे तो ये VS2 IC के अंदर ले जाएगा हमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये VS2 IC के ऊपर तो नहीं लाया है, लेकिन यहाँ पे देखो LPDDR4 के लिए VDD1 की वोल्टेज बन रही है, जो EMI VDD1 जो थी हमारा इससे पहले वाले स्कीमेटिक में जिसमें हमने देखा, उसमें ये क्या था, ये EMI VDD1 जो है VIO18 PMU से ही कन्वर्ट होके बन रहा था सेंसर पैड से। लेकिन यहाँ पे जो है अभी भी VIO18 PMU से ही है ये, लेकिन किस तरह से आप समझो, यहाँ पे हायर LDO इन कर रहा है, ये एक LDO कंपोनेंट है 5 पिन का। जैसे ही VIO18 PMU आपके बोर्ड में बनेगा तो तुरंत ये इनेबल होके यहाँ से 1.8 आउट कर देगा, जबकि इसका इनपुट कितना है 2 वोल्ट का, इनेबल कितना है 1.8, तो जितना इनेबल आएगा उतना ही आउटपुट कर देगा। और ये 1.8 वोल्टेज जो है आपका EMI VDD1 रैम के अंदर चला जाएगा। ये रैम की आपकी वोल्टेज है EMI VDD1, और रैम की एक दूसरी वोल्टेज होती है EMI VDD2, और एक रैम की वोल्टेज होगी EMI VDDQ, जिसके बारे में हमने अभी यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे VDRAM और ये वाली जो दिख रही है VDDQ, यही हमारी EMI VDD2 है। ये EMI का मतलब क्या है, एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेस VDDQ। अब एक वोल्टेज इसमें हमने और बनना है जिसको हमने ड्रॉ नहीं किया, ये VIO18 PMU ही जाएगा एक LDO कंपोनेंट के ऊपर और उसको इनेबल करेगा। इस LDO कंपोनेंट का एक पिन ग्राउंड होगा और यहाँ पे 2 वोल्ट की हायर LDO आएगा जो कि VS1 होगा, और ये इनपुट हो रहा है यहाँ पे, ये इनेबल है VIO18 PMU, और इसके बाद यहाँ से एक आउटपुट निकलेगा एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेस VDD1 जो कि 1.8 वोल्टेज होता है। ये रैम की वोल्टेज है, ये भी रैम की वोल्टेज है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी हमारा रैम का वोल्टेज है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि DDR4 में रैम की हमें 3 वोल्टेजेस देखने को मिलेंगी। तो 9A में DDR4 का यूज़ किया गया है, या फिर जिस भी फ़ोन में रैम अलग होगा वो DDR4 का ही यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे लिखा भी है LPDDR4। तो एक तो हमारा VIO18 PMU यहाँ पे कनेक्टेड है जिससे तुरंत बन रहा है। लेकिन यही चीज़ 6A में क्या किया गया, LDO कंपोनेंट को समझो आप हटा लो यहाँ से, और आप कर भी सकते हो इस फ़ोन में भी, अगर ये LDO कंपोनेंट फॉल्टी होता है तो आप इसको रिमूव कर लो और पिन नंबर 3 का कनेक्शन जो है पिन नंबर 1 से कर दो, आपका काम जो है प्रॉपर हो जाएगा, कोई चेंज वहाँ पे नहीं आएगा, आपका सर्किट तब भी काम करेगा। तो इसको बाईपास कर सकते हो 1 नंबर को 3 नंबर से कनेक्ट करके। देखो VS1 यहाँ पर भी कनेक्टेड है। जब हम एक बार और सर्च करते हैं तो VS1 एक्सटर्नल वर्क फॉर VS2 पर भी कनेक्टेड है, जो कि उसको इनेबल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इनेबल कर रहा है पिन नंबर 1 पर आके, जो कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है इसे, एक्सटर्नल वर्क फॉर VS2,
ये हमारी लोअर एलडीओ की आईसी है और इसको ये इनेबल कर रहा है। इसके 7 नंबर पे वीपीएच पावर इन हो रहा है, यानी कि इसको वोल्टेज मिल रहा है यहाँ से। इन मतलब यहाँ पे वोल्टेज इसका, ये मेन वोल्टेज है इसका, इसको इनेबल करा तो तुरंत ये आउटपुट जनरेट करेगा। जो भी आउटपुट जनरेट करेगा वो VS2 होगा, एक्सटर्नल VS2, जो कि 1.46 वोल्टेज है। और यही 1.46 वोल्टेज यहाँ से देखो एक्सटर्नल VS2 का फीडबैक बन के डायरेक्ट यहाँ कनेक्टेड हो गया। और जो वोल्टेज बनी है उसको दो रजिस्टर के माध्यम से डिवाइडर सर्किट में बदल के, मतलब डिवाइडर सर्किट बना के वहाँ से 0.5 वोल्टेज जो है इसको पिन नंबर 2 पर फीडबैक दे दिया। यानी 2 फीडबैक है इसके अंदर। तो यहाँ पे दोनों फीडबैक आपका डैमेज हो सकता है, ये रजिस्टर ख़राब हो सकता है। तो आपको चेक करना चाहिए जब ये वोल्टेज नहीं बनता है तो। और जब ये वोल्टेज नहीं बनेगा तो आपके फ़ोन में जो है हायर एलडीओ जो है एकदम से फ्लैक्चुएशन में आ जाएगा या फिर एकदम से ड्रॉप रहेगा, नहीं बनेगा। तो आपको ये ज़रूर बाईपास करके एक बार चेक करना चाहिए, उससे भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है जब वोल्टेज नहीं बनती है तब की। यहाँ पे इसका पावर गुड है पिन नंबर 8, ये एक टीपी है, यहाँ पे लिखा हुआ है TP 1401। इस टीपी पर आपको 4 वोल्ट कंटिन्यूस मिलेगा जब ये आईसी पूरी तरह से ऑन रहेगी तब। तो ये हमारा लोअर एलडीओ की आईसी है। और एक बार हम और सर्च करते हैं तो यहाँ पे एक रिजर्व पॉइंट है जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि VS1 PMU का ये रजिस्टर NC है। अगर आप इसको लगा दो तो VS1 PMU जो है VS2 PMU से कनेक्ट हो जाएगा, यानी लोअर एलडीओ हायर एलडीओ से कनेक्ट हो जाएगा। और आप लोअर एलडीओ की आईसी जो 8 पिन की है उसको हटा दो तो ये रजिस्टर लगा के आप बाईपास कर सकते हो। यहाँ पे देखो रिटर्न ये VS2 के अंदर VS1 PMU आ गया। और एक बार और सर्च किया तो ये जहाँ से चला था वहाँ पे पहुँचाया। तो हमने यहाँ पे ये पूरा सीक्वेंस देखा कि कहाँ से ये VS1 PMU निकल रहा है। देखो ये पावर आईसी से निकल रहा है और जा रहा है एक रैम की वोल्टेज के लिए जो कि 1.8 में बदल रहा है EMI VDD1 में। और फिर यही VS2 में जा रहा है, लोअर एलडीओ को ऑन कर रहा है और वहाँ से VS2 बन रहा है ये। अब हम VS2 को कॉपी कर लेते हैं और सर्च करते हैं। तो ये VS2 देखो जो है एक आईसी के अंदर और जाना चाहिए VS2 जो VA12 का होता है। तो ये VA12 में हमें अभी तक तो नहीं दिखा। देखो ये सर्च करने पे ये VA12 पे नहीं जा रहा है क्योंकि हमने बताया था यहाँ पे आपको ड्रॉ करके, यहाँ पे एक VA12 की आईसी होगी छोटी सी। यहाँ पे देखो ये 6 पिन की VA12 आईसी जो CPU को पावर बनाती है 1.2 वोल्टेज, वो आईसी कहाँ है वो दिखी नहीं अभी तक। तो हमें यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा VA12 और सर्च करना पड़ेगा। तो जैसे ही टाइप करके सर्च करेंगे हमें यहाँ पे सामने मिल जाएगा LDO फॉर VA12। यहाँ पे VPH पावर इन हो रहा है एक रजिस्टर के माध्यम से। रजिस्टर भी फॉल्टी हो सकता है जिससे आपका फ़ोन डेड हो सकता है, सारी वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में आएगी। अब यहाँ पे बायस पे इसकी वोल्टेज इन होगी, मेन VDD इनपुट हो रही है। यहाँ पे VS2 सप्लाई जो लोअर LDO बनी है वो यहाँ पे आके इन होगी। यानी इस आईसी का 2 इनपुट है, एक आउटपुट है, एक इनेबल है और एक फीडबैक है जो एडजस्ट लिखा हुआ। अब ये VA12 को जब जैसे ही लोअर LDO यहाँ बनेगा, एक्सटर्नल PMIC EN2 जो दिख रहा है ये लोअर LDO नहीं है, ये वाली इनेबल है। एक्सटर्नल PMIC EN2 जो पावर आईसी से जनरेट होकर इस आईसी को इनेबल किया जा रहा है। तो आप देख सकते हो VS2 इनपुट बन रहा है, VPH इनपुट बन रहा है, लेकिन एक्सटर्नल PMIC EN2 जो 4 वोल्ट सप्लाई होगा, 4 वोल्ट सप्लाई इसमें होता है, पावर आईसी से निकलता है। यहाँ पे भी TP पे चेक कर सकते हो ये निकल रहा है नहीं निकल रहा है। और एक्सटर्नल PMIC EN1 भी यहाँ पे यूज़ किया गया है, EN2 भी यूज़ किया गया, EN1 भी यूज़ किया गया है। जबकि 6A के फ़ोन में EN1 यूज़ नहीं किया गया है, केवल EN2 का यूज़ किया गया। वीडियो फिर से जाके देख सकते हो या फिर आप 6A के स्कीमेटिक में जाके देख सकते हो। M5 की पिन कट की हुई होगी, N5 की पिन यूज़ की गई होगी जो कि VA12 को ऑन करेगी। लेकिन एक्सटर्नल PMIC EN1 जो है यहाँ पे इसका यूज़ किया गया है केवल और केवल रैम सप्लाई को इनेबल करने के लिए, रैम सप्लाई को इनेबल करने के लिए। तो चलते हैं, ये हमने यहाँ तक देखा VA12 का इनेबल हुआ और यहाँ से VA12 जनरेट होकर VA12 CPU के अंदर जाएगा। CPU के अंदर VA12 1.2 वोल्टेज है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना इसके CPU ऑन नहीं होगी। और इसका फीडबैक बनेगा यहाँ से डिवाइड करके, रिटर्न यहाँ जाएगा 0.4 वोल्टेज। अब 9A के फ़ोन में क्या होता है कि जब भी आप शील्ड निकालते हो तब भी ये ग्राउंड आपका जो है शील्ड के साथ निकल जाता है। जब आप बिना हीट के शील्ड निकालते हो कटर से कट करके तो ये कॉर्नर पे रजिस्टर होती है और कॉर्नर पे ये जब शील्ड निकलता है तो रजिस्टर का ग्राउंड लेके निकलता है, जिससे VA12 की वोल्टेज जो है 1.2 के जगह 0.4 मिलने लगती है इस कैपेसिटर पर और आपका फ़ोन डेड हो जाता है, सारी वोल्टेज फ्लैक्चुएशन कंडीशन में आ जाता है। आपको तुरंत यहाँ पे चेक करना है ग्राउंड है कि नहीं, नहीं है तो कहीं से भी ग्राउंड जंपर कर दो। यहाँ पे आप कहीं से भी ग्राउंड जंपर कर दो, वहाँ पे आप इस रजिस्टर के दूसरे साइड, एक साइड जो है
रजिस्टर का, ये पहले वाले रजिस्टर से दोनों साइड कनेक्टेड होंगे। एक साइड पे इस कैपेसिटर का कनेक्शन होगा और एक साइड दोनों रजिस्टर के आपस में छोर कनेक्टेड होंगे। दोनों पोर्शन, स्टार्टिंग पोर्शन पिन नंबर 1 कनेक्टेड है और उसका पिन नंबर 2 ग्राउंड नहीं होगा, तो वहाँ पे आपको ग्राउंड का जंपर करना है, तो ये एक डिवाइडर बन जाएगा। और जब ये डिवाइडर बन जाएगा तो ये वोल्टेज रिटर्न इसके अंदर एंट्री कर पाएगी। तो आपको समझ में आया VA12 जो है हमारा कितना इंपॉर्टेंट है। ये नहीं बनेगा तो हमारा CPU ऑन नहीं होगा, क्योंकि CPU की मोस्ट इंपॉर्टेंट वोल्टेज है। इसके बाद हमें देखना है कि एक्सटर्नल PMIC EN1 क्या कर रहा है। यहाँ पे EN2 है जो 4 वोल्ट होता है, यहाँ के इस IC को इनेबल कर रहा है VA12 को। अब इसके अंदर जो चेंज हमने बताया, यहाँ पे 2 IC आ चुकी हैं जो कि DRAM है और VDD-Q है, यानी कि EMI VDD-Q और EMI VDD-2, ये 2 ICओं को इनेबल करेगा ये एक्सटर्नल PMIC EN1। तो इसको हमने कॉपी कर लिया और जब हम सर्च करेंगे देखो ये एक छोटी सी IC के अंदर आया जो कि 15 पिन का है और यहाँ पे लिखा है एक्सटर्नल बक LPDDR4X LPDDR4 VDRAM, देखो लिखा है यहाँ पे VDRAM और यहाँ पे भी हमने लिखा है VDRAM। तो ये VDRAM की वोल्टेज जो है कितनी बनेगी, देखो लिखा है EMI VDD2। VDRAM क्या है, EMI VDD2 ही DRAM है और ये जो EMI VDD2 है, EMI VDD2 यही DRAM सप्लाई है रैम की। वो कितनी बनेगी, तो देखो वो बनेगी 1.1 वोल्टेज, जो कि सीधा DDR4 रैम के अंदर जाएगी। आप इसको कॉपी करके सर्च करोगे तो आपको ये दिख जाएगा। और ये इसकी फीडबैक लाइन, यानी आगे जा रहा है कैपेसिटर से रिटर्न आ जा रहा है यहाँ पे, यानी इस कॉइल का कनेक्शन इस पिन से होगा, बीप साउंड कनेक्ट करेगा, मतलब शो करेगा। अगर ये कॉइल का आउटपुट या इनपुट का कनेक्शन कॉइल लगे कंडीशन में कॉइल का इनपुट या आउटपुट दोनों देखोगे यहाँ पे कनेक्टेड होगा। कॉइल रिमूव करके आप चेक करोगे तो उसका आउटपुट पिन नंबर 2 है, इस पिन नंबर 3 से कनेक्टेड होगा, E3 से, तभी फीडबैक लाइन कनेक्टेड है। ओपन होगा तो ये आउटपुट जनरेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे इसके 2 ग्राउंड हैं, 2 ग्राउंड यहाँ पे हैं, 1 ग्राउंड यहाँ पे, टोटल 5 ग्राउंड है इसके अंदर। फिर यहाँ पे VCLB ग्राउंड है, 6 ग्राउंड। इसको इनेबल कर रहा है कौन, एक्सटर्नल PMIC EN1 और यहाँ पे I2C लाइन है। हमने बताया था कि इसमें आपका एक तो ये IC DRAM की IC और उसका वोल्टेज इनपुट हुआ, उसका इनेबल आया, उसमें I2C है। तो I2C डिसाइड करती है कि आउटपुट में कितना बनाना है। तो ये जो IC है इसके बदले आप यहाँ पे एक और IC लगी हुई है, देखो लिखा हुआ है एक्सटर्नल बक LPDDR4X VDD-Q, जैसे कि आपको ये वाली दिख रही है LPDDR4X VDD-Q EMI VDD-Q। ये भी एक 0.6 वोल्ट की रैम सप्लाई है। तो यहाँ पे देखो ये 0.6, जबकि ये दोनों ICयाँ एग्जैक्ट सेम है, ये वाली IC दोनों एग्जैक्ट सेम है, ठीक है। पिन का काउंटिंग वगैरह सब कुछ सेम है, शेप साइज सब कुछ सेम होगा। लेकिन ये IC 0.6 बना रही है और ये वाली IC 1.1 बना रही है, जबकि दोनों को इनेबल कौन आ रहा है, एक्सटर्नल PMIC EN1। देखो आप यहाँ पे एक्सटर्नल PMIC EN1 का इनेबल इसको भी मिला और इसको भी मिला, ये दोनों इनेबल इसको मिल रहा है दोनों ICओं को। तो एक IC 1.1 बना रही है और एक IC 0.6 बना रही है। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए ये I2C जो है SCL SDA दिख रहा है, SCL SDA 3 और यहाँ पे भी दिख रहा है आपको SCL SDA 3। ये I2C से CPU इनको कमांड देता है कि आपको कितना बनाना है, 0.6 बनाना है या 1.1 बनाना है, तो ये आउटपुट करते हैं। तो बोर्ड में जब आप इसको लगाओगे तो ये IC एक दूसरे से आप इनको रिप्लेस भी कर सकते हो, उधर की IC यानी कि 1.1 वाली IC को इधर और इसको इधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। या फिर किसी भी फ़ोन से जिसमें DDR4 लगी है उसकी IC जो है 15 पिन वाली, आप रैम की सप्लाई वाली IC को यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ पे कुछ रिजर्व पॉइंट दिए हुए हैं, जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है रिजर्व फॉर LP4 DRAM VDD-Q वहाँ पे हो जाएगा 1.1 वोल्ट। ये कब होगा, EMI VDD-Q कनेक्टेड हो जाएगा EMI VDD-2 से, जब ये 2 रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो बोर्ड में अगर ये 2 रजिस्टर कनेक्ट कर दिए गए आपस में तो आपका इस फ़ोन के अंदर जो DDR4 रैम है वो DDR3 रैम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वहाँ पे आपको DDR3 रैम का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि DDR3 रैम की वोल्टेज लेवल जो होती है 1.1 होती है VDD-Q और DDR4 में जो VDD-Q बनती है वो होती है 0.6। बस यही डिफरेंस है जिसके लिए रिजर्व पॉइंट यहाँ पे बोर्ड में होता है, जिसको कनेक्ट करके वो चाहे तो कंपनी वाले DDR4 को DDR3 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आपका उस फ़ोन में जो है DDR4 का यूज़ किया गया है, तो वहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है बोर्ड में वो NC पॉइंट है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से ये 2 रैम सप्लाइयाँ यहाँ पे हमें दिख रही हैं। बाकी और जो चीज़ें थी उसे भी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं और दिखाते हैं आपको कि किस तरह से जो है इस पावर IC के अंदर और सेक्शन जैसा पहले था वैसा ही है। U201 यहाँ पे स्कीमेटिक के अंदर आके हम लिखेंगे। आप इसको भी एक बार खुद से सर्च करके पढ़ने की कोशिश करो मेरे ही तरीके से जैसे हम रीड कर रहे हैं,
तो आपको भी समझ में आने लगेगी। ये पूरा ऑडियो का सेक्शन है पावर आईसी का, CRV आईसी का। ये वीरेज 2 सेक्शन है, हमने ऑलरेडी देख लिया। ये हमारा बक कंट्रोल सेक्शन है जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया। यहाँ पे हमारा प्रोसेसर सप्लाई, कोर सप्लाई, मॉडेम सप्लाई, VS1 सप्लाई, ये सब हमने देख लिया। यहाँ पे इसका कंट्रोल सेक्शन है जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सीरियल क्लॉक इनेबल 0 आएगा। कब आएगा? तो पहले जाएगा स्लिप क्लॉक, यहाँ से आपका RTC क्लॉक जो है ये जाएगा CPU के अंदर, और CPU से आएगा हमारा सीरियल क्लॉक SRL क्लॉक इनेबल 0। और 1 कब आएगा? 1 जब आएगा तो नेटवर्क के लिए फ्रिक्वेंसी बननी शुरू होती है। हमने बताया था आपको WTR जो लगी है मीडियाटेक की ट्रांसीवर आईसी, जब ये इनेबल आएगा तो ट्रांसीवर आईसी के लिए क्लॉक सिग्नल बनती है। और जब ऊपर वाला इनेबल CPU से आएगा इनेबल 0 तो बेसबैंड क्लॉक बनती है जो कि 26 मेगाहर्ट्ज़ होती है। तो ये इनेबल आने के बाद यहाँ से DC XO पॉइंट के नीचे आप देखो यहाँ XO SOC ये जनरेट होगा इस रजिस्टर पे और इस कैपेसिटर या NC प्लेस पर, जहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ से निकलता हुआ ये XO SOC जो है क्लॉक बेसबैंड दिख रहा है, PMIC बेसबैंड क्लॉक इसी को बोलेंगे। ये CPU को 26 मेगाहर्ट्ज़ 26 मेगाहर्ट्ज़ जनरेट करके दे देगा। तो जब ये इनेबल आएगा सीरियल क्लॉक इनेबल 0 तब, तो उसके पहले CPU के अंदर स्लिप क्लॉक जाएगा, फिर वहाँ से सीरियल क्लॉक इनेबल आएगा, फिर यहाँ से हमारा XO SOC बन के जो है CPU को मिल जाएगा। बाकी जस्ट नीचे जो दिख रहा है XO सेल यही हमारा ट्रांसीवर में जाएगा, WCN वाईफाई आईसी में, NFC आईसी में। तो नीचे के ये तीनों तब बनेंगे जब हमारा सीरियल क्लॉक इनेबल 1 आएगा, यानी नेटवर्क सेक्शन के लिए जब यूज़ करने के लिए क्लॉक इनेबल आएगा तभी नेटवर्क सेक्शन की क्लॉक बनेगी। तो वो तब आएगा जब हमारा नेटवर्क सेक्शन ऑन होगा। अभी हमारा फ़ोन ऑन करना है तो हमें सीरियल क्लॉक इनेबल 0 की आवश्यकता है, जिससे हमारा XO SOC बन सके, जो प्रोसेसर की मेन फ्रिक्वेंसी है 26 मेगाहर्ट्ज़। तो यहाँ पे हमें इतना देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे इसका ऑडियो ऑक्सिलरी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर सेक्शन है, जिसमें कुछ कैपेसिटर लगे होते हैं इस तरह से और कुछ डिजिटल वोल्टेज होते हैं, ऑक्सिलरी वोल्टेज। ये वोल्टेज इस रजिस्टर पे होके जा रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये रजिस्टर फॉल्टी रहा या यहाँ पे रजिस्टर ये रजिस्टर फॉल्टी रहा, जिससे क्रिस्टल को पावर नहीं मिलेगी, और जब क्रिस्टल को पावर नहीं मिलेगी और क्रिस्टल की जो पावर क्रिस्टल को मिल रही वही पावर यहाँ पे आईसी में भी इन होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि आईसी के अंदर का डिजिटल सेक्शन जो है एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट हो पाएगा। नहीं तो अगर आपका ये कैपेसिटर शॉर्ट रहा या रजिस्टर ओपन रहे तो आपके आईसी जो है केवल एक हार्डवेयर पार्ट बन के रह जाएगा और वो डिजिटली ऑन नहीं हो पाएगा, यानी कि उसके अंदर फ्रीक्वेंसी भी जनरेट नहीं होगी, XO SOC भी जनरेट नहीं होगी, सीरियल क्लॉक इनेबल भी जनरेट नहीं होगी, स्लिप क्लॉक भी जनरेट नहीं होगी। तो आपके क्लॉक सेक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगा, तो जिससे क्या होगा कि आपकी पूरी वोल्टेज में वेरिएशन आ जाएगा। आपके फ़ोन में एक छोटा सा रजिस्टर फॉल्टी है और आपके फ़ोन में पूरा वोल्टेज वेरिएशन में आ सकता है। इन दोनों रजिस्टर को आपको चेक करना चाहिए। तो आई होप कि आपको कंट्रोल सेक्शन पूरा CRV MRV का जो पहला लेक्चर था उसके अकॉर्डिंग ही पूरा आपको ये दिख रहा है। फिर यहाँ से जो है ये सिस्टम रीसेट जो है CPU के अंदर जाएगा और CPU से वॉचडॉग रीसेट जो है यहाँ पे हमें मिल जाएगा, जिससे CPU पूरी तरह से रीसेट हो जाती है। इस बात का कन्फर्मेशन पावर आईसी को मिल जाता है। और जैसा कि कॉलकॉम के अंदर हमने देखा था SPMI लॉजिक, वैसे ही यहाँ पे SPI लॉजिक का कनेक्शन है जो कि पावर मैनेजमेंट इंटरफेस को, यहाँ पे देखिए पावर AP क्या है? एप्लीकेशन प्रोसेसर। किसका? पावर AP मतलब CPU की पावर को टेस्ट करने के लिए ये 4 लाइनें हैं, जो कि इंटरनल लाइन है, पावर आईसी से डायरेक्ट CPU के अंदर कनेक्टेड है। यहाँ पे हमारा क्लॉक है, ऊपर चिप सेलेक्ट है, नीचे क्लॉक है, ये मास्टर आउटपुट्स और ये मास्टर इनपुट, यानी ये मास्टर आउटपुट स्लैब इनपुट है और ये मास्टर इनपुट स्लैब आउटपुट है। यानी कि ये मीसोमोसी की जो लाइन दिख रही है आपको, ये हमारा SPI प्रोटोकॉल के थ्रू जो है CPU पावर आईसी से कनेक्टेड है, जिसको हमने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है। आप चाहो तो यहाँ पे 4 लाइनें ड्रॉ कर सकते हो अपने नोटबुक में। इस तरह से 4 लाइनें होंगी जो कि CPU से कनेक्टेड होंगी, जो आपका SPMI की जगह को रिप्लेस कर रही है, जो कि SPI है, SPI प्रोटोकॉल। यही SPI प्रोटोकॉल में अगर प्रॉब्लम आया, इन लाइन में ट्रैक ओपन हुई, तो आपका ये पावर आईसी आउटपुट तो करेगा लेकिन वोल्टेज को स्टेबल नहीं करेगा। CPU कितनी भी अच्छी हो लेकिन आपका वोल्टेज स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रैक लाइन ओपन हो गई है, जैसा SPMI में हमने आपको बताया था कॉलकॉम के फ़ोनों में। तो कॉलकॉम के फ़ोनों में जो है SPMI लॉजिक होता है और यहाँ पे SPI लॉजिक है, जिसका यूज़ करके जो है कंट्रोल सेक्शन CPU पावर आईसी को कंट्रोल करता है और पावर आईसी की पूरी पावर मैनेजमेंट इंटरफेस को चेक करता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा पूरी तरीके से कि किस तरह से इस CRV आईसी का यूज़ जो है हम जो है 2 अलग अलग मॉडल में कर सकते हैं। एक तो 6A के टाइप में, 6A फ़ोन में जिसमें DDR3 रैम का यूज़ किया गया है, और एक 9A टाइप के फ़ोन में या इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले में जिसमें DDR4 रैम का यूज़ किया गया, जिसमें रैम अलग से लगी हुई है। तो आपने देखा होगा रैम अलग से लगी होगी, जिसने भी 6A या 9A का फ़ोन देखा होगा उन्हें इनका डिफरेंस पता होगा। अगर नहीं देखा आपने तो आप 6A और 9A का बोर्ड परचेज करो, या फिर आपके पास ऑलरेडी आया होगा, या फिर आप हार्डवेयर सोल्यूशन में जाके उस बोर्ड को देख सकते हो। उसके अंदर एक रैम अलग से लगी हुई है
और एक चीज़ और मैं और बता दूं आपको कि रैम जब भी आपको चेंज करना होता है तो आपको कोई भी प्रोग्रामिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल DDR4 में। DDR3 में तो eMMC के अंदर ही eMMC के साथ में रैम होती है, तो उसके लिए आपको चेंज करने का अलग प्रोसेस होता है, उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन मीडियाटेक में प्रोग्रामिंग की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सिंपल होता है मीडियाटेक का eMMC चेंज प्रोसेस या फिर UFS चेंज प्रोसेस। मीडियाटेक की UFS और eMMC दोनों ही ईजिली चेंज की जा सकती है। तो यहाँ पे आपका जो है मीडियाटेक का CRB IC है, जिसके अंदर हमने देखा कि दो तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है, एक तो DDR4 में, एक तो DDR3 में। तो DDR4 में जब आप चेक करो रैम चेंज करोगे तो कोई भी प्रोग्रामिंग की आवश्यकता नहीं, क्योंकि रैम अलग से है उसमें, तो वो रैम उठा के आप लगा सकते हो। जैसा कि डुअल डेकर फ़ोन में, सैमसंग के डुअल डेकर में होता है, आपका रैम डैमेज हो गया तो सेम टाइप का जो रैम है उस टाइप के रैम को आप वहाँ पे किसी भी फ़ोन से यूज़ कर सकते हो, जो वो टाइप का है वही होना चाहिए। तो DDR4 की रैम आप यूज़ कर सकते हो वहाँ पे किसी भी 9A के फ़ोन से या 6 इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले के फ़ोन से या फिर टेक्नो के किसी भी मॉडल से जिसके अंदर आपको वो रैम दिख रही है। तो चलिए इसकी नंबरिंग हम कर देते हैं, जिससे आपको थोड़ा टेस्टिंग में हेल्प मिलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा यहाँ पे VPH सप्लाई, सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ पे होगा हायर LDO, थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ पे होगा प्रोसेसर और फोर्थ पॉइंट हमारा होगा कोर, फिफ्थ पॉइंट पे हमारा होगा VS2, सिक्स पॉइंट पे हमारा होगा VA12, सेवन पॉइंट पे हमारा होगा VA12 बोल रहा हूँ, सिक्स पॉइंट पे VIO18 PME, सेवन पॉइंट पे हमारा VA12 और ये हमारा पूरा पावर हो गया। अभी नहीं हुआ, रैम की बची हुई है। 8 पॉइंट पे हमारा ये दोनों सप्लाई, यानी कि इसको भी हम नंबर ही ले लेते सीक्वेंस वाइज, 8 और ये 9, दोनों वोल्टेज बन गया हमारा रैम का। उसके बाद हमारा जो है यहाँ पे एक वोल्टेज है 10, ये तीनों रैम की वोल्टेज हमें चेक करनी है। तो इतना होने के बाद जो है 11 नंबर पे हमें स्लिप क्लॉक चेक करना है, बेसबैंड क्लॉक चेक करना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं 11 नंबर पे स्लिप क्लॉक, 12 नंबर पे बेसबैंड क्लॉक और 13 नंबर पे सिस्टम रीसेट 1.8 वोल्टेज और 14 नंबर पर वॉचडॉग रीसेट 1.8 वोल्टेज। और 15 नंबर पे अगर स्टेबल नहीं होता है तो आपको ये SPI प्रोटोकॉल 15 नंबर पे SPI PMIC पावर एप्लीकेशन प्रोसेसर, इसमें आपको SPI प्रोटोकॉल को चेक करना है, क्योंकि इनमें से ट्रैक ओपन होगी तभी आपका जो है वोल्टेज स्टेबल नहीं होगा और PC पर CPU का कोई पोर्ट नहीं शो होगा और आपका फ़ोन डेड रहेगा। कोई भी पोर्ट नहीं बनाएगा, फ़ोन डेड रहेगा, वोल्टेज आपका फ्लैक्चुएशन कंडीशन में वोल्टेज रहेगा। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि CRB को किस तरह से दोनों के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इन दो वीडियो पे आप प्रैक्टिस करो, अच्छे से उन पे काम करो, डेली उन पे सर्च करो, आप देखो स्कीमेटिक डेली यूज़ करो आप। मेरा यही सजेशन है आपको कि अगर आप डेली इनको देखोगे, 10 दिन लगातार सर्च करोगे, बोर्ड के ऊपर लाइव प्रैक्टिकल करने की कोशिश करोगे जैसा कि दिखाया जा रहा है आपको बोर्ड में वीडियोज़ में, तो अगर उसको देख देख के आप खुद भी करने की कोशिश करोगे तो 1-2 दिन का ये काम नहीं है, आपको करना है धीरे धीरे, और धीरे धीरे करोगे आप तो आपको ज़रूर यहाँ पे जो है जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा और सारी चीज़ें आप धीरे धीरे करके समझ जाओगे। फिर आने वाले टाइम में आपको अपने आप अपडेट भी हो सकते हो, या फिर हमारे इस वीडियो कोर्स के माध्यम से अपडेट हो सकते हो, जो कि आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे करके सारी अपडेट्स आपको इसी कोर्स के अंदर पूरा धीरे धीरे प्रोवाइड कर दिया जाए। क्योंकि आप कहीं पे भी अगर कोर्स ज्वाइन करते हो लाइव, तो आपको एक फिक्स डे आपको कोर्स कराया जाएगा, 40 दिन या 30 दिन या 15 दिन या 25 दिन या 20 दिन, तो आपको 15, 20, 25 दिन की ही वीडियोस मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे आपका वीडियोस बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन, जितना ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा वो धीरे धीरे अपडेट होता जाएगा, यानी इसमें आपको 100 से भी ऊपर वीडियोस धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा वीडियोस मिलते जाएंगे। जितना भी टाइम यहाँ पे हम बिताते जाएंगे, हमारा धीरे धीरे यहाँ पे ये काफ़ी यूज़ होता जाएगा, यहाँ पे बहुत सारे सीक्वेंस मिलते जाएंगे। स्पेशली एक IC को सर्च करके आप बाद में पढ़ सकते हो, ऐसा भी टाइम आने वाला है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमारा CRB IC काम करता है DDR4 में और DDR3 में। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।